नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। 16 जनवरी से शुरू हो रहे सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए पूरे देश में वैक्सीन की सप्लाई लगातार जारी है और इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुणे से कोविशील्ड की 1 करोड़ से ज्यादा डोज पूरे देश में भेजी गई हैं और भारत सरकार ने कोविशील्ड की 1 करोड़ 10 लाख डोज का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब तक 90% से ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई कर दी गई है। आज भी मुंबई से कोविशील्ड की 27 शहरों में सप्लाई हो रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सप्लाई पर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद से 13 शहरों के लिए कोवैक्सीन की खेप निकल चुकी है। दिल्ली, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना के लिए निकली ये खेप, जबकि बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई और लखनऊ के लिए भी कोवैक्सीन निकली है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होनी है, उससे पहले हर जगह तक वैक्सीन पहुंचाई जा रही हैं। हम देख चुके हैं कैसे इससे पहले कल 13 शहरों में इसे सप्लाई किया गया। अब खबर आ रही है कि दिल्ली, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना के लिए भी कंसाइनमेंट निकले हैं। इंडिया का ये मिशन को वैक्सीनेशन अब निर्णायक मोड़ पर भी पहुंच गया है। वैक्सीन की डोज लैब से फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज तक अब पहुंचने लगी हैं। आज अलग अलग राज्यों में कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीनेशन सेंटर्स तक वैक्सीन को पहुंचाने का काम चल रहा है। कल पुणे से चली कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच देश के कई राज्यों तक पहुंची है। आज सुबह को वैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद से दिल्ली पहुंची, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट फेज में कोवैक्सीन की खेप दिल्ली समेत 11 शहरों में भेजी जा रही है। दूसरी तरफ मुंबई को भी आज कोविशील्ड की पहली खेप मिली है। आज सुबह पुणे से सड़क मार्ग से कोविशील्ड की पहले कंसाइनमेंट मुंबई पहुंचा है। इसके अलावा गुजरात के राजकोट में भी वैक्सीन पहुंच गई है। मुंबई में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। बुधवार की सुबह 5:30 बजे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की ये खेप मुंबई पहुंची है। सामने आप देखिए कि वैक्सीन वैन है जो कि मुंबई महानगर पालिका की है और इस वैन पर आप देखिए किस तरह से हार फूल लगाया गया है, क्योंकि दरअसल सुबह 5:30 बजे के दरमियान जैसे ही वैक्सीन की पहली खेप लेकर इस टेम्पो में यहाँ पर मुंबई के परेल इलाके में एफ साउथ वार्ड पर ये टेम्पो पहुंचा तो बीएमसी के कर्मचारियों ने बाकायदा नारियल फोड़कर इस टेम्पो का स्वागत किया, क्योंकि इस टेम्पो में वैक्सीन की वो खुराक थी जो कोरोना को मात देगी। और जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुंबई प्रभावित था कोरोना के चलते। ऐसे में इस वैक्सीन का सबसे ज़्यादा इंतजार मुंबई वासियों को था। जो वैक्सीन की पहली खेप मुंबई में आई हुई है उसके लिए यहाँ पर मुंबई के दादर इलाके के जो एफ दक्षिण विभाग कार्यालय है यहाँ पर स्टोरेज रूम बनाया गया है और इसी स्टोरेज रूम में बीएमसी के यहाँ पर उस वैक्सीन को स्टोर करके रखा गया है और यहीं से जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। चूँकि 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, ऐसे में मुंबई में जो 8 अलग अलग स्टोरेज रूम बनाए गए हैं वहाँ से अलग अलग सेंटरों में प्रोवाइड किए जाएंगे और वहीं से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल कुल 15 यहाँ पर फ्रीजर हैं जहां पर इस वैक्सीन को रखा गया है। 1,39,500 डोज वैक्सीन की मुंबई में पहुंची है, जो कि मुंबई में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से लाई गई है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय हमारे साथ हैं। आईसीएमआर से पूर्व डायरेक्टर रमन गंगाखेडकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एम्स के साइंटिस्ट संजय राय हमारे साथ हैं। आप तीनों का शुक्रिया इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए। डॉक्टर संजय, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का पूरा अभियान ये चल रहा है, बहुत सारे लोग रजिस्टर भी कर चुके हैं पहले फेज में डोज लेने के लिए। एक सवाल उन लोगों का है जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, क्या उन्हें भी वैक्सीन लेने की जरूरत है? तो मैं उस सवाल पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी मीटिंग में जाना था, बट आपके अनुरोध पे मैं हूं तो मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए हूं। Sure, sir. उसके बाद मैं लॉग आउट हो जाऊंगा। हाँ, देखिए, जो भी ग्लोबल एविडेंस हमारे पास है पूरी दुनिया से, अब 1 साल पुराना वायरस हो चुका है तो काफ़ी एविडेंस हमारे पास जनरेट हो चुका है। कई अच्छे साइंटिफिक पब्लिकेशन भी हो चुके हैं कि अगर किसी को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है
और उसकी एंटीबॉडीज अगर हैं तो 7-8 महीने तक वो अभी तक जो एविडेंस है कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसके बाद भी हो। अभी मैं ये कह सकता हूं जो भी एविडेंस है, एविडेंस की बेसिस पे कि उनको वैक्सीन लेने की अभी जरूरत नहीं है। जी, और डॉक्टर संजय, फिर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या उन पेशेंट्स को भी ज्यादा चिंता होगी जो जिनके ऑलरेडी ऑटो इम्यून पर हों या जिनकी ऑलरेडी कीमोथेरेपीज चल रही हों, क्या उन पेशेंट्स को भी आपको लगता है कि एज अ सेवियर ये वैक्सीन देने की जरूरत है? नहीं, देखिए, जो भी कोमार्बिडिटीज है तो किसी भी जो कोविड-19 डिजीज है वो एल्डरली में और जो कोमार्बिड कंडीशन के साथ हैं उनमें तो डेफिनेटली सीवियरिटी थोड़ी कर रही है, कुछ लोगों की डेथ्स भी हो रही हैं, तो इतनी लाइटली उनको नहीं लेना चाहिए। तो उनको तो वैक्सीन लेना ही चाहिए जो भी कोमार्बिड कंडीशन के साथ हैं, चाहे उनकी इम्यूनिटी अगर लो है उनको तो शायद वैक्सीन जो है अगर सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी तो इन लोगों को ज्यादा करेगी। अभी तक जो भी एविडेंसेस हैं ग्लोबली, जो भी क्लिनिकल ट्रायल में, कि उनमें भी इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप हो रही है, जिनको भी दिया गया है, जैसे HIV के पेशेंट है उनकी ऐसी इम्यूनिटी लो होती है, बट क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि उनकी जो है एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं और डिजीज से प्रोटेक्शन हो रहा है, तो अच्छा खासा है। तो इसलिए उनको बिल्कुल ही देना चाहिए, चाहे वो किसी डिजीज से सफर कर रहे हो या आपके जो है उनकी इम्यूनिटी जो है ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, बट उनको देना जरूरी है। जी डॉक्टर विजय, मेरा सवाल आपसे है, बहुत से लोग जिस तरीके से रजिस्टर कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि अब आखिरकार वो वक्त आ गया है जब कोरोना की इस लड़ाई में हम सफलता पा रहे हैं, क्या ध्यान रखते हुए उन्हें जाना चाहिए और किस तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट्स तो पेशेंट्स को हो सकते हैं या किसी को भी हो सकते हैं जो वैक्सीन ले। देखिए सुरभि जी, ये तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आखिरकार हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमारे पास एटलीस्ट 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो हम लगा सकते हैं। एक चीज, दूसरा ये है कि लोगों में भी काफी एंथुसियाज्म है, काफी उत्साह है कि वैक्सीन आ गई है और हर कोई चाह रहा है कि पहले मेरे को मिले, तो इसी उसमें काफी लोगों ने रजिस्टर किया है। इसके बाद मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जितने भी लोग जो अभी वैक्सीन के लिए आ रहे हैं, एक तो सबसे जरूरी है कि बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। जैसे कई बार एक न्यूज आई थी कि भाई एक जो नर्स ने वैक्सीन ली तो उनको सडनली कुछ हो गया था, तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी रेयर हैं और ये पहले भी जो वैक्सीन मिल रही हैं ऑलरेडी, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वैक्सीन हैं जैसे कि DPT है, जैसे इन्फ्लुएंजा है या निमोकोकल वैक्सीन है, वो वैक्सीन भी फ्री ऑफ साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो रेट है एडवर्स इवेंट का बहुत ही कम है, जैसे लाखों में किसी एक को हो गया। ऐसे ही इस वैक्सीन के दौरान भी अभी तक जो डाटा है वो ये बताता है कि काफ़ी सेफ है, तो बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। फिर भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं तो ऑब्वियसली जहाँ प्रिक करेंगे तो पेन होगा और थोड़े बहुत माइल्जिया, हल्का फुल्का फीवर हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग पूरी प्रिकॉशन रखेंगे और कुछ मेडिकेशन भी देंगे। साथ साथ हम जो भी वैक्सीन लेगा उन लोगों का खास ध्यान रखा जाएगा, स्पेशली जो पहला 1 घंटा है या आधा घंटा है उसके दौरान तो वो लगातार डॉक्टर्स की या नर्सेज की निगरानी में रहेंगे जी। जो स्टाफ है वहाँ पे, डॉक्टर्स और नर्सेज, उनको पहले ट्रेन किया गया है कि किस तरह से हम अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता तो उसको किस तरह से हम बिल्कुल डॉक्टर विजय, यही वजह है कि हमने हर शहर में ड्राई रन्स होते हुए देखे और अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग स्टेजेस में 3 लेयर ड्राई रन्स भी किए गए हैं। रमन गंगाखेडकर जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तैयारी के साथ हम 16 तारीख से ये शुरुआत कर रहे हैं, अभी भी आपको लगता है बहुत चैलेंजेस हमारे सामने? सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, देखो सरकार ने जो करना था सरकार ने करके दिखाया जी। पूरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करके रखा, एडवर्स इवेंट मॉनिटर करने को रखा है, लोगों को जिनको वैक्सीन देना है, पहले 3 करोड़ लोग हैं उनकी तो प्री पॉपुलेटेड वो ऐप में लिस्ट है, उस हिसाब से वो शुरू हो जाएगा। अब सवाल यही है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी रहेगा। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसमें पार्टिसिपेट करने से, हमको वैक्सीन मिलने से, हमको ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी वजह से हम अभी भी फर्स्ट वेव तक ही उसको सीमित रख पाए हैं, वो बिहेवियर के साथ में हमको अगर वैक्सीन मिले तो एक दूसरा इंटरवेंशन हमारे साथ रहेगा और उसकी वजह से हमको ये बीमारी के ऊपर काबू लाने के लिए आसानी होगी। और ये करने के लिए
हम खुद आगे आना है, हम सब लोगों ने मिलके दूसरे लोगों को भी बोलना है कि आप भी वैक्सीन लो। और सबसे बड़ी बात हम लोगों को जो याद रखनी पड़ेगी कि ये सारे इश्यूज में आपको कई गलत किस्म की खबरें भी आएंगी। अगर कहीं सोशल मीडिया पे वो खबर आती है तो उसको फॉरवर्ड करने के पहले आप जरा सोचें कि क्या ये सही खबर होगी। आप जब सुनते हैं, जैसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि एक नर्स जो थी उसको कुछ बड़ा सीवियर साइड इफेक्ट हुआ करके दिखा, मैं उसको एक ही बोलूंगा, जब आप वो एक इंसान की खबर सुनते हैं तो कितने लोगों को वैक्सीन मिलके कुछ नहीं हुआ, उनकी संख्या आपको पता नहीं चलती है। तो जो माना जाता है कि जो इवेंट्स रेयर है उन पे भरोसा रखे, और जो गलत सलत खबरें जो रहेगी समझदारी से काम लें। और जिस तरह की आपने बात की कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन जरूरी है, डॉक्टर संजय, कोविड पेशेंट्स बेफिक्र भी हमें नजर आए क्योंकि वो एक बार पॉजिटिव हो चुके हैं। अब अगर जो लोग वैक्सीन ले लेते हैं उसके बाद भी तो उनको समझना होगा ना कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, बेफिक्र होकर नहीं बढ़ सकते ना आगे। जी नहीं बढ़ सकते। पहला कि फर्स्ट आपका जो है प्रोटेक्शन करता है, सारी वैक्सीन की 2 डोज है, इवन दूसरा डोज जो है मानते हैं कि लेवल ऑफ एंटीबॉडी वो आपको प्रोटेक्ट करता है। कारण से भी अगर तुरंत हो गए और सब कुछ छोड़ दिया तो इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा हो चुका है, आप लोगों ने काफी दिखाया हुआ है, एक मंत्री को भी नहीं करूंगा। दूसरा कारण जो है 100% नहीं होती, 100% नहीं हो, वो इंडिविजुअल आप चाहे वो 95% भी अगर इफेक्टिव है तो 5% चांस ऐसा है कि उन लोगों में इसका इफेक्ट नहीं होगा और उनको कभी भी इन्फेक्शन होने के चांस है। तो जब तक पूरी तरीके से बीमारी को कंट्रोल नहीं कर लिया जाता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ऐसी नहीं आ जाती कि हमने बीमारी को कंट्रोल कर लिया, तब तक आपको सारे ये मेजर्स करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग वो चाहे आपके मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी। डॉक्टर विजय, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। वैक्सीन लग जाने के बाद भी क्या कोरोना वायरस शरीर में रहता है और क्या ये अभी भी दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है, संक्रमित कर सकता है? देखिए, जो हम ये वैक्सीन दे रहे हैं इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ये कि हमें कोरोना की इन्फेक्शन हो ही ना, वो तो बेस्ट है कि हमारे अंदर वायरस जाए तो रेप्लिकेट ना करे और कोई मैनिफेस्टेशन ना करे। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वैक्सीन का ये होता है कि हमें मान लो बीमारी हो तो इतनी सीवियर ना हो कि जो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए। और तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरा मानना ये है कि अगर वैक्सीन हम लेंगे तो अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी होती है तो अच्छी बात है कि हमें इन्फेक्शन हो ही ना, वो तो बेस्ट है। दूसरा, जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर वायरस अंदर आ गया तो उसका क्या होगा, तो ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल है कि मान लो कि आपको कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आए और आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको इन्फेक्शन होने के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। जैसे हम अभी तक जो वैक्सीन जो क्लेम कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90-95% प्रोटेक्शन हमें मिल रही है वैक्सीन से, तो हम ये मान के चलते हैं कि डिस्पाइट कॉन्टैक्ट के आपको कोरोना या कोविड डिजीज होने के चांसेस नहीं हैं जी। तो यही मान लीजिए कि अगर आप इवन आपको कॉन्टैक्ट में आ भी गए तो आपको ये डिजीज नहीं होगा जी। और यही वजह है कि जैसा डॉक्टर संजय भी कह रहे थे कि मास्क पहनना अभी भी जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होगा। रमन गंगाखेड़कर जी, एक बात समझना चाहेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहा है और वैक्सीन की डोज और उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर भी पूरी तैयारी है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक डोज एक कंपनी का लिया जाए तो दूसरा डोसेज आप किसी और कंपनी का ले सकते हैं? नहीं, आइडियली अगर आपने मुझे पूछा तो ये करना गलत होता है क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। जो भी वैक्सीन को हम अप्रूवल देते हैं वो 2 डोज वैक्सीन के उसी वैक्सीन के रहते हैं जिनको अप्रूवल मिला है। ये सिर्फ इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड की हालत इस समय इतनी गंभीर है कि जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए मरीजों के लिए जगह नहीं मिल रही है। इस हालत में उन्होंने ये डिसाइड किया जो भी वैक्सीन मिल रही है वो अगर मैं एक डोज दूं
मेरे पास तो पूरे डोज सबको देने के उतने है ही नहीं है जी। तो मैं एक एक डोज दूंगा। तो जितनी 2 डोज देने की वैक्सीन थी तो मैं जितने लोगों को डोज दे पाता था उससे दुगना लोगों को दूंगा, और जब तक करके मैं दूसरा डोज दूसरे वैक्सीन का दूंगा। लेकिन इसको कोई साइंटिफिक आधार अभी तक नहीं है। उनकी हालत इतनी खराब है कि उनको कोई चारा नहीं है। ये हालत हमारे यहाँ तो है नहीं। तो सरकार का जो डिसीजन है कि हम दोनों डोज भी एक ही वैक्सीन के देंगे, वो सही हमने समझना चाहिए, और वही 2 डोज आपको मिलेंगे, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर संजय, इसकी एक वजह यही है क्योंकि सभी वैक्सीन की एक साथ टेस्टिंग अभी नहीं हुई है, इसलिए भी। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी के हालात को देखते हुए क्या ये बहुत जरूरी होगा लोगों को भी मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाना, अगर वो वैक्सीनेशन सेंटर्स में 16 तारीख से जिन लोगों ने रजिस्टर किया और वो उसके डोज लेते हैं, क्या क्या उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए और कितने दिन के लिए? देखिए, पहले तो मैं गंगा खेड़कर साहब से पूरी तरीके से सहमत हूं कि 2 वैक्सीन को मिक्स करके नहीं देना चाहिए। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जैसे यूके में आया हुआ है वो अलग बात है, वो हमारे यहाँ तो है ही नहीं, और बहुत ही अनलाइकली है कि वैसी सिचुएशन हमारे यहाँ आने वाली है किसी भी कंडीशन में। जो आपने सवाल किया कि लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो सेम प्रिकॉशन वहां पे जब जाते हैं जहां वैक्सीनेशन की साइट पे अगर जा रहे हैं कोई भी, तो उनको प्रिकॉशन की ओवर क्राउडिंग ना करें, क्यू मेंटेन करें, अपने बारी का इंतजार करें, क्योंकि कंप्लीट लिस्ट बनी हुई है। कई ड्राई रन हम कर चुके हैं, 3-4 ड्राई रन इसीलिए हुए हैं कि सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो हम बात करते हैं उसको फॉलो करें। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो इवन आप तो आए हैं अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन अगर भीड़ होगी तो एक दूसरे से ट्रांसमिशन हो सकता है, और उस स्थिति में जो है आपने आज ही वैक्सीन लिया और आज ही आपको ट्रांसमिशन हो गया तो फिर कोविड-19 होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए जो है सारे प्रिकॉशन वहां पे उसी तरीके से, चाहे वैक्सीन लेने से पहले जहां पे वेटिंग हॉल है वहां पे, उसके बाद वैक्सीनेशन जहां पे हो रहा है वहां तो भीड़ नहीं होगी, वैसे ही जब वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल में आधे घंटे तक वेट करना है इसको लेने के बाद, तो हर जगह पे हर इस पे जो है आपको ये सारे रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौटेंगे, दिखाएंगे आपको माइनस टेम्परेचर से कैसे जम गई है डल झील।